Good morning, all of you. Welcome to BPIC ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, प्रकाश का चैप्टर चल रहा है। आप लोगों ने अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की स्थितियां पढ़ी थी। उसमें पढ़ा था जब वस्तु अनंत पर रखी हो और जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो, और टोटल 6 स्थितियां पढ़ी थी। और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का नियम भी पढ़ा था। आज पढ़ेंगे संयुग्मी फोकस, कंजुगेट फोकी। संयुग्मी फोकस क्या होता है? उन दो बिंदुओं को संयुग्मी फोकस कहते हैं जिनमें से एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है। अवतल दर्पण में अवतल दर्पण के सामने बी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब अगर बी डैश पर बनता है, आप लोग समझ रहे होंगे, हमने चित्र के द्वारा आप लोगों को अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनना बताया था। उसमें अगर अवतल दर्पण के सामने वस्तु ए बी वस्तु होती है, अगर उसका बिंदु बी है, उसका आधार कैसा है? बी है, तो उसका वस्तु का प्रतिबिंब अगर बी डैश पर बनता है तो इनकी स्थितियां आपस में बदली जा सकती हैं, अर्थात बी डैश पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बी पर बनेगा। अतः बी व बी डैश संयुग्मी फोकस हैं। कैसे हैं? आप लोग चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं कि अगर जो वस्तु रखी है उसका जो पॉइंट है बी, ए बी वस्तु होती है, उसका आधार क्या होता है? बी होता है। अगर उसका प्रतिबिंब का आधार बी डैश है तो बी व बी डैश संयुग्मी फोकस है। बी व बी डैश क्या है? संयुग्मी फोकस है। यदि कोई वस्तु उत्तल दर्पण के सामने रखी है तथा उस पर प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, हमने बताया था उत्तल दर्पण में कैसा होता है दर्पण प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है तथा कैसा होता है? आभासी होता है। प्रतिबिंब के स्थान पर वस्तु रखने से परावर्तन नहीं होगा। इसका अर्थ है कि संयुग्मी फोकस केवल अवतल दर्पण में ही संभव होता है। संयुग्मी फोकस किस में संभव है? केवल अवतल दर्पण में। उत्तल दर्पण में संयुग्मी फोकस संभव नहीं है, क्योंकि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है और अवतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है। ठीक है, इस तरीके से संयुग्मी फोकस समझ लिया। और अब चिन्ह पर पार्टी। चिन्ह पर पार्टी क्या होती है? साइन कन्वेंसेशन। ये चिन्ह कौन कौन से लिए जाते हैं? जैसे प्रकाशिकी है, प्रकाश में दर्पण से वस्तु की दूरी। अगर दर्पण है, दर्पण आप लोगों ने बनाया है अवतल दर्पण, उससे वस्तु की दूरी को यू से लिखते हैं। वस्तु की दूरी को कैसे लिखते हैं? यू से। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी वी होती है। क्या होती है? दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी वी होती है। और दर्पण से फोकस दूरी, फोकस की दूरी एफ होती है, उसको एफ से लिखते हैं। इनके साथ धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह लगाने होते हैं। इनके साथ क्या लगाने होते हैं? धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह लगाने होते हैं। इसके लिए निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परपाटी अपनाई जाती है। क्या अपनाई जाती है? निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परपाटी। इस चिन्ह परपाटी के अनुसार दर्पण के ध्रुव को मूल बिंदु कहते हैं। दर्पण के ध्रुव को क्या कहते हैं? मूल बिंदु। मुख्य अक्ष को एक्स अक्ष कहते हैं और मुख्य अक्ष के लंबवत ध्रुव से गुजरने वाली रेखा को वाई अक्ष कहते हैं। अभी आप लोगों को आगे बताया भी जाएगा चित्र के माध्यम से। जो दर्पण होता है, दर्पण के ध्रुव को मूल बिंदु अगर मान लिया जाए, मुख्य अक्ष को एक्स अक्ष मान लिया जाए और मुख्य अक्ष के लंबवत ध्रुव से गुजरने वाली रेखा को वाई अक्ष मान लिया जाए, इस तरीके से। दूसरा है आपतित प्रकाश बाईं ओर से दाहिनी ओर चलता हुआ लिया जाता है। अगर प्रकाश आपतित हो रहा है तो बाईं ओर से दाहिनी ओर चलता हुआ लिया जाता है। तीसरा है समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जाती हैं। जहाँ पर दर्पण का मिडिल पॉइंट होता है, ध्रुव होता है, वहीं से दूरियां नापी जाती हैं। दर्पण के ध्रुव से दाहिनी ओर अर्थात आपतित प्रकाश की दिशा में नापी जाने वाली दूरियां धनात्मक होती हैं तथा ध्रुव से बाईं ओर आपतित प्रकाश की दिशा में विपरीत नापी जाने वाली दूरियां ऋणात्मक ली जाती हैं। मतलब कहने का, जब आपतित प्रकाश की दिशा
जिस दिशा से प्रकाश आ रहा है उस दिशा की ओर नापी जाने वाली दूरियां हमेशा धनात्मक होती हैं तथा ध्रुव से बाईं ओर अर्थात आपतित प्रकाश की दिशा में विपरीत दिशा में नापी जाने वाली दूरियां ऋणात्मक ली जाती हैं। 4 नंबर क्या कह रहा है? दर्पण के मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर नापी जाने वाली दूरी धनात्मक तथा नीचे की ओर नापी जाने वाली दूरी ऋणात्मक कहलाती है। इस तरीके से इस प्रपार्टी के अनुसार अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। इसके अनुसार क्या होता है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। इस तरीके से हम चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं ये क्या है, अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। इसमें एक्स डैश और एक्स अक्ष, मूल मुख्य अक्ष क्या है? एक्स अक्ष है और वाई डैश है, जो दर्पण के ध्रुव को मूल बिंदु मान लिया गया है। दर्पण के ध्रुव को क्या लिया गया है? मूल बिंदु। और सबसे ऊपर की दिशा कैसी है? धनात्मक। नीचे की दिशा ऋणात्मक। वस्तु से आपतित प्रकाश आ रहा है और जहाँ से आपतित प्रकाश की दिशा है विपरीत दिशा में है, वो कैसा है? ऋणात्मक है। और एक्स अक्ष की दिशा, आपतित प्रकाश की दिशा कैसी है? धनात्मक है। इस तरीके से दूसरा चित्र में देख लेते हैं। इसमें क्या है? उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण है जो एक्स डैश और एक्स अक्ष जिसमें मुख्य अक्ष पर स्थित है और ध्रुव को क्या माना गया है? मूल बिंदु माना गया है। वस्तु से आपतित प्रकाश की दिशा कैसी है? धनात्मक है। वस्तु से आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा कैसी होगी? ऋणात्मक होगी। ऊपर की ओर कैसा होगा? धनात्मक। नीचे की ओर ऋणात्मक। इस तरीके से दर्पण में चिन्ह पर पाटी समझ लेते हैं। इसके अनुसार अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। दर्पणों के उपयोग। अब क्या पढ़ेंगे? दर्पणों के उपयोग, यूजेज ऑफ मिरर्स। दर्पणों के उपयोग में पहला है अवतल दर्पण के उपयोग। कौन से? अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण के उपयोग में पहला है फोकस तथा ध्रुव के बीच रखी वस्तु का सीधा व बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अगर अवतल दर्पण में फोकस और ध्रुव के बीच रखी वस्तु का सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है, इसके कारण दर्पण को दाढ़ी बनाने के समय प्रयोग किया जाता है। क्यों प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण को? क्योंकि हमारा चेहरा सीधा सीधा और साफ साफ दिखाई पड़े, बड़ा दिखाई पड़े, इसलिए अवतल दर्पण का प्रयोग दाढ़ी बनाने वाले दर्पण के लिए किया जाता है। दूसरा नंबर है कान, नाक व गले की जांच करने के लिए। यह डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाता है। कौन? अवतल दर्पण। तीसरा है परावर्तक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। इससे प्रकाश का परावर्तन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसको परावर्तक तल के रूप में प्रयोग किया जाता है। और चौथा है परावर्तक दूरदर्शी, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में इसका प्रयोग किया जाता है। जो परावर्तक दूरदर्शी होती है उसमें इसका अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इस तरीके से अवतल दर्पण के 4 उपयोग हैं। और भी उपयोग हैं लेकिन इसमें कितने हैं? 4 हैं। उत्तल दर्पण के उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? इस दर्पण द्वारा अधिक विस्तृत क्षेत्र का प्रतिबिंब कम स्थान में बन जाता है। मतलब बहुत बड़े स्थान का जो प्रतिबिंब होता है वो छोटी जगह पर बन जाता है। इसलिए इसे वाहन चालक अपने बगल में लगाते हैं। जो ड्राइवर होते हैं वाहन के, ट्रक के ड्राइवर, बस के ड्राइवर, कार, इनके ड्राइवर जो होते हैं उनकी सीट के बगल में जो मिरर लगा होता है, दर्पण लगा होता है, वो दर्पण कौन सा होता है? उत्तल दर्पण होता है। इसका लगाने का सबसे बड़ा कारण क्या है? पीछे से आने वाली सभी गाड़ियों का प्रतिबिंब छोटे क्षेत्र में बन जाए और वो जो वाहन चालक है उस प्रतिबिंब को
देख सके, उसके अनुसार गाड़ी को मूवमेंट करा सके। इस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बहुत ही बड़ा होता है। कौन से दर्पण का? उत्तल दर्पण का। इसीलिए ड्राइवर की सीट के बगल में जो दर्पण लगा होता है, कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण होता है। सड़क पर लगे लैंपों के पीछे परावर्तक तल के रूप में इस दर्पण का प्रयोग करते हैं, जिससे प्रकाश अधिक बड़े क्षेत्र में फैल जाता है। सड़क पर जो लैंप लगे होते हैं, उनके पीछे परावर्तक तल के रूप में इस दर्पण का उपयोग किया जाता है। सड़क में जो लाइटें लगी होती हैं, उसमें परावर्तक तल के रूप में इस दर्पण का प्रयोग करते हैं, जिससे कि क्या होता है? प्रकाश अधिक बड़े क्षेत्र में फैल जाता है। इस तरीके से उत्तल दर्पण के उपयोग आप लोगों ने पढ़ लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।